हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विशेष कर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है एंड दे फील बैटर्ड। क्योंकि बैटर तो कोई फील नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब मैं 10th की पढ़ाई करनी थी इस वक्त तो लॉकडाउन हो गया, कोरोना फैल गया, कुछ पढ़ने का मन ही नहीं किया, मेरा पढ़ाई नहीं मैंने। अब टाइम आ गए तो पढ़ने का क्या करूं, कैसे नंबर तो लाने हैं ना, पास तो करना है, फिर से 10 में थोड़ी ना रहना है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो सब लोग ना अभी यही सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे तो मुझे लगता है डेफिनेटली यही सोच रहे होंगे। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, और मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में हो रही है, आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर दूँगी। घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की ओर। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो हमें मतलब सबसे पहले ना, जब भी हम पढ़ें, खुद से भी पढ़ें, तो हमें सबसे पहले अगर जो हेडिंग दिया हुआ है ना उसके बारे में सबसे पहले में जानना हो क्या होता है वो। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फार्मूलाज लिखे हैं, मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है। ए केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस। और सबसे पहले ये कि जो है यहाँ पे क्या कहता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों बच्चे अगर कोई भी मेरे देख रहे हों, तो अगर हिंदी मीडियम के हैं तो इस इंग्लिश को देख के प्लीज़ घबराना मत, क्योंकि मैंने ये इंग्लिश में लिखा ज़रूर है, बट आपको हिंदी के भी नोट्स में प्रोवाइड करूँगी एंड इंग्लिश के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे इंग्लिश को मिल जाए, इंग्लिश वाले को मिल जाएगी, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में मिलेगी। तो प्लीज़ घबराना मत, ठीक है। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें चर्चा करने वाली हूँ, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस in which one or more substances, also called reactants, are converted to one or more different substances known as products. A chemical reaction rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances as products. तो chemical reaction एक process है in which, जिसमें one or more substances यानी कि एक या एक से अधिक substance, also called reactants, यानी कि आप इसको छोड़ो, अब मैं बता रही हूँ आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। सिंपल में जानो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक वन और मोर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें ही हमारा एक रिएक्टेंट आता है एंड एक प्रोडक्ट आता है। तो रिएक्टेंट हम किसे बोलते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिससे केमिकल रिएक्शन होता है। यानी कि अगर कोई भी आपको काम करना है तो किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ना। मान लो मुझे एक घर बनवाना है, मज़दूर चाहिए ना उसके लिए। वो मज़दूर मिलके ही एक घर को बनाएंगे, तो वो मज़दूर क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, एंड जो घर मेरा बना वो प्रोडक्ट हो गया। तो सिंपल तरीके में ये समझो कि दो या दो मतलब जो मतलब सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। एंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उनसे जो नया मतलब फॉर्मेशन होता है, जो मतलब नया बनता है सब्सटेंस, उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन की तो बात हो गई। अब है द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ थोड़े मोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। ये क्या करता है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये गैस का इवोल्यूशन करता है, मतलब ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है गैस का। फिर सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस केमिकल रिएक्शन से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब शेप जिसे हिंदी में बोला जाता है उसका फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है उसकी। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है। एंड फोर्थ चेंज इन स्टेट, स्टेट का भी चेंजिंग होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन से फोर
वर्क होता है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फिर प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, थर्ड में टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, एंड फोर्थ में स्टेट में चेंजिंग आती है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की ओर। अरे भाई, अब कोई भी मतलब है एक नया केमिकल रिएक्शन, एक मतलब है मान लो ट्री। अब ये जो रिएक्शंस के टाइप्स हैं ये सारे हो गए इसके ब्रांचेस। तो अब ब्रांचेस का भी तो नाम याद रखना पड़ेगा ना, बिना ब्रांच का ट्री कैसे आ जाएगा? सीधा सा एक ट्री तो ना खड़ा होता है, इसमें कुछ तो कुछ ब्रांचेस होते ही हैं। तो वो यही ब्रांच है इसका। फर्स्ट ब्रांच है कॉम्बिनेशन, यानी कि फर्स्ट टाइप्स है कॉम्बिनेशन, संयोजन या संश्लेषण। डिकम्पोजिशन, विस्थापन, हिंदी में बोला जाता है इसे। कॉम्बिनेशन से समझ जाओ कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन समझ आते हैं ना कि कॉम्बाइन, एक दूसरे से कॉम्बाइन करता होगा कोई मतलब सब्सटेंस और एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करता होगा। सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिट होना यानी विघटित होना, वियोजित होना, एक दूसरे से अलग होता होगा। अब एक दूसरे से अलग होता होगा, समझ ही गए होगे कि अलग होता होगा तो एक प्रोडक्ट होगा, दोनों अलग हो जाएंगे, तो यही एक रिएक्शन में बात बोला जाएगा। ऐसे में इसकी फुल चर्चा करने वाली हूँ, पर आप शॉर्ट में समझ लो। फिर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में एकल विस्थापन बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में उभय विस्थापन बोला जाता है। कॉम्ब्यूशन, जिसे दहन बोला जाता है। एंड रिडक्स ऑक्सीडेशन, जिसे रिडक्स रिएक्शन। ये जो होता है ना रिडक्स रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉम्बाइन होता है, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ वर्क करते हैं। अब है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ chemical reaction in form of symbols and formula wherein reactants entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side, 2mg plus O2 dash 2mgO। ऐसे तो mg plus O2 होना चाहिए, dash mgO होना चाहिए। ये आपने 2 क्या कर दिया है, मैं बता दी हूँ 2 मैंने क्या किया है। ये 2 जो है ना, मैंने इसे बैलेंस किया है। आप आगे जब केमिकल इक्वेशन के टाइप्स में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है, हमने जान लिया। अब केमिकल इक्वेशन का तो हमने डेफिनेशन देख लिया ना, अब मुझे इसका ना एनालिसिस करो, इसके बारे में बताओ होता क्या है। ये मैं बता रही हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़े इससे पहले, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसका ये मतलब होता है सिंबॉलिक तरीके से लिखा जाने वाला, यानी कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल एंड फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इन्हें हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्यों मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ, तो केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ ना, क्योंकि ऐसे मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इस चीज़ को लिखोगे बड़ा टाइम लग जाएगा यार, बड़ा टाइम भी लगेगा और थोड़ा पेज भी ज़्यादा कवर करेगा ये। बट अगर मैं उसी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो Mg प्लस O2 डैश MgO, इसे बैलेंस कर देना 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO। तो कितना सिंपल देख रहे हो आप यहाँ पे कि कितना वो छोटे पेज के कवर्स में ये लिखा गया है। बट अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन में लिखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता, मतलब इसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा था ये, एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। इसलिए मतलब हमें शॉर्ट में ही सब कुछ लिखा जाए, तुरंत से काम हमारा बन जाए, इसलिए हमने 2mg मतलब इसको केमिकल इक्वेशन को हमने लाया। ठीक है, अब है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ हमारे केमिकल इक्वेशन से मिलते हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि केमिकल इक्वेशन से हमें किसी भी मतलब एलिमेंट के सिंबल एंड फॉर्मूला के बारे में पता चला। द केमिकल इक्वेशन विल टेल यू द फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि केमिकल इक्वेशन ने हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल बताया। पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता था, मैग्नीशियम का कोई सिंबल भी होता है हमें तो नहीं पता, ऑक्सीजन का भी कोई सिंबल होता है मुझे नहीं पता, हम लोग ऐसा करते थे। बट जब हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा तो हमें उससे पता चला कि किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल एंड फॉर्मूलाज भी होते हैं।
फिर आया केमिकल इक्वेशन कैन शो द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं जो कि मतलब रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस सब्सटेंस मतलब किस फॉर्म में है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस फिजिकल स्टेट में है, या कि वो सॉलिड भी हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकते हैं, या गैस, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में भी हो सकते हैं। तो हर जगह तो हम सॉलिड लिक्विड नहीं लिख सकते ना, तो उसके लिए हमने शॉर्ट एक क्या कहता है एक मतलब वर्ड हमने चूज़ किया। वो क्या है, सॉलिड के लिए हम एस लिख देते हैं, तो अगर कहीं भी इक्वेशन में एस लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। अगर आई लिखा होता है तो वो हम समझते हैं कि लिक्विड स्टेट में है, अगर जी लिखा होता है तो वो गैस स्टेट में है, एंड अगर जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन में समझाना है तो हम वहाँ पे AQ लिखते हैं। ठीक है, अब है कि हमें इस केमिकल इक्वेशन से ना किसी एक नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चलता है, और नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन वन एलिमेंट, हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है। फिर जो रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट्स, वो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं एरो मार्क के, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये आपका रिएक्टेंट है, इससे हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड रिएक्टेंट्स ये दोनों है ना जो कॉम्बाइन किया है, पार्टिसिपेट किया है एक केमिकल रिएक्शन में। एंड ये जो एरो मार्क के राइट हैंड साइड में है ये इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोला जाता है इसे। तो इसकी जानकारी हमें मिली केमिकल इक्वेशन से ही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन एंड फिर इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो सब बताऊंगी। एंड थैंक यू टू ऑल, गुड लक। एंड वन विश मेरी ज़रूर पूरी करना, आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है, और अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो आप उसका कुछ तो आप उसे दोगे ही ना, परिणाम उसका कुछ तो मिलना चाहिए। तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। एंड प्लीज़ आप लोग कभी डिमोटिवेट मत होना कि पढ़ाई को लेके कि यार अभी एग्ज़ाम नहीं है, ये नहीं है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, आप हालात हर टाइम एक जैसे नहीं होते हैं। आपको हाँ उस टाइम आपको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है ना, लेकिन दुनिया में लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस टाइम पे पढ़ रहे हैं, और अगर वो आपको उस दिन मिलेंगे ना तो वो आपसे ज़रूर आगे निकल जाएंगे। सब सोचता है कि क्यों पढ़ूँ, सबसे कमज़ोर हूँ मैं, तेज बन ही नहीं सकता मैं। हाँ, कमज़ोर होना आपकी गलती नहीं है, पर कमज़ोर हुए ही रह जाना ना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान कमज़ोर ही पैदा होता है, कोई तेज़ बुद्धिमान नहीं पैदा होता। वो एक्सेप्शन में होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कौटिल्य जैसे, वो नहीं होता। हर कोई तेज़ ही पैदा नहीं होता है, इंसान अपने आप को तेज़ करता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँ तो मैं बच्चे से बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास की लड़की, मतलब मीडियम रही हूँ। उतना मैं नहीं ज़्यादा तेज़ थी ना ज़्यादा भोत थी, मीडियम थी। मैं अपने भाई का ना कॉपी चुरा के लिखती थी, वो जो होमवर्क बनाता था ना उसका कॉपी चुरा के लिखती थी मैं। इतना ज़्यादा मैं मतलब मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। बट आज सिचुएशन कुछ उल्टा है, इसलिए आप कभी भी मतलब ये मत सोचो कि आज मैं अगर ऐसा हूँ ऐसी हूँ कल भी वैसे ही रह जाऊँगी। नहीं, आप मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, और ये आपका फर्स्ट स्टेज है। 10th के बाद आपकी पूरी जर्नी शुरू होती है, आपकी पूरी लाइफ शुरू होती है, और इस 10th के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करोगे। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना, नहीं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, पढ़ते रहो, गुड लक, बाय। एंड भूलना मत लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। गुड लक।